सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे। तो वेरिएबल्स के अंदर हमने जो है इनके 4 भागों में बांटा था। इनका वर्गीकरण किया था हमने। स्वतंत्र, आश्रित, स्टोक प्रवाह, प्रत्याशित, वास्तविक और बाह्यजात और अंतर्जात। तो इनमें से हमने 2 को पढ़ लिया था, स्वतंत्र चल राशियाँ और आश्रित चल राशियों को हमने पढ़ लिया था। स्टोक और प्रवाह को भी हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रत्याशित एवं वास्तविक चल राशियाँ। प्रत्याशित एवं वास्तविक चल राशियाँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट वेरिएबल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत सिंपल है। देखिए प्रत्याशित वेरिएबल्स कौन से हैं? प्रत्याशित चल राशि वह मात्रा होती है जो कार्य करने से पूर्व अनुमानित की जाती है। कार्य करने से पूर्व अनुमानित की जाती है। और वास्तविक जो है, वास्तविक चल राशि जो वह मात्रा होती है जो कार्य के अंत में निकलती है। ये नॉर्मल सी बात, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने सोचा कि आप कोई एग्ज़ाम देकर आए और आपने सोचा कि मेरे 70 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, आपने ये अनुमान लगाया कि मेरे 70 नंबर बन जाएंगे, लेकिन आपका जब रिजल्ट आया तो तब आपने क्या देखा कि आपके 72 या 68 ऐसे कुछ नंबर आए हुए थे। तो वो है वास्तविक जो कार्य के अंत में निकलती है। इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग असंतुलन से संतुलन की ओर जाने में किया जाता है। असंतुलन से संतुलन की ओर जाने में किया जाता है। तो ये बड़े सिंपल से हैं प्रत्याशित और वास्तविक, इनमें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं बाह्यजात तथा अंतर्जात चल राशियाँ, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए बाह्यजात तथा अंतर्जात चल राशियाँ, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। ठीक है, सबसे पहले हम बाह्यजात देखते हैं। तो बाह्यजात चल राशियाँ जो होती हैं, बाह्यजात जो चर होते हैं, वे मॉडल बनाने से पहले निर्धारित किए जाते हैं। पहले निर्धारित होते हैं, मॉडल बनाने से ये पहले निर्धारित होते हैं। और जो अंतर्जात है वो मॉडल के अंदर निर्धारित होते हैं। ये क्या होते हैं? मॉडल के अंदर निर्धारित होते हैं। इन्हें हम एक जो है एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये dx बराबर f पी एक्स वाई ये लिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत व उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। यहाँ पर dx जो है वो x वस्तु की मांग है, और यहाँ पर px जो है वो x वस्तु की कीमत है, और y जो है वो उपभोक्ता की आय है। यहाँ पर जो f है ये इनके बीच में संबंध को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार हमने जो है एक और एस एक्स बराबर एफ पी एक्स पी जेड लिया है। यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति उस वस्तु की कीमत व कच्चे माल की कीमत पर निर्भर करती है। यहाँ पर एस एक्स जो है वो क्या है? वस्तु की पूर्ति है, और पी एक्स जो है वस्तु की कीमत है, और पी जेड जो है वो क्या है? वो कच्चे माल की कीमत ली गई है। इस प्रकार जो है कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? कीमत का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पर डी एक्स बराबर हो जाता है एस एक्स के। ठीक है, वहाँ पर जो है कीमत का निर्धारण होता है। तो ये आप रेखा चित्र में देख सकते हैं, जहाँ पर पूर्ति और मात्रा की, जहाँ पर पूर्ति मात्रा और मांग मात्रा बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर जो है कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात आती है, जो हमारा टॉपिक है बाह्यजात तथा अंतर्जात। यहाँ पर देखिए बाह्यजात चर कौन से हैं और अंतर्जात चर कौन से हैं। ये जो मॉडल है इसमें जो बाह्यजात चर हैं वो यहाँ पर उपभोक्ता की आय और कच्चे माल की कीमत है। उपभोक्ता की आय और कच्चे माल की कीमत है। और इसी प्रकार जो अंतर्जात चल राशियाँ हैं वो एक तो है एक्स वस्तु की कीमत, और दूसरी है विनिमय की गई मात्राएं है। यहाँ पर आपने एक और बात भी ध्यान में रखना है, यदि बाह्यजात चल राशियों में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अंतर्जात चल राशियों पर भी पड़ता है। ठीक है, अब इनका प्रभाव जो है हम देखेंगे किन 2 तरीकों से इनका प्रभाव पड़ता है।
देखिए, उपभोक्ता की आय बढ़ने का प्रभाव, उपभोक्ता की आय बढ़ने का प्रभाव। देखिए, जब मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ेगी, जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ेगी। फलस्वरूप वस्तु की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। वस्तु की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ आप रेखा चित्र में देखिए कि पहले कीमत ओपी है, जहाँ पर मात्रा क्या है, ओक्यू है, और जो मांग है वो क्या है, डीडी है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो जो उसके क्रय करने की शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं, तो जो उसका जो मांग वक्र है वो आगे दाईं ओर खिसक जाता है और D1 हो जाता है। जब ये मांग बढ़ गई, जब मांग बढ़ गई तो कीमत भी ओपी से क्या होगी, OP1 होगी। और जो मात्रा है, मात्रा भी देखिए मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप जो है वो मात्रा जो है वो भी क्या है, OQ से बढ़कर OQ1 होगी, यानी कि मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है। देखिए, अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो देखिए वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मात्रा घट जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग जो है वो घट जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है, S1 ये पूर्ति वक्र है। यहाँ पर देखिए, जब कीमत बढ़ती है, OP से OP1 हो जाती है, तो जो मात्रा है, जो मात्रा है वो OQ से घटकर OQ1 हो जाती है, यानी कि मात्रा में क्या होगी, कमी हो गई है। यानी कि जब कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या हो गई, घट गई। तो ये था हमारा जो टॉपिक है समष्टि आर्थिक चरों के बारे में। 4 प्रकार के चर मैंने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा राष्ट्रीय आय। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आपको एक बार में ये क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, यानी कि वहाँ पर जो है प्रत्येक क्लास की मैं PDF भेजता रहता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर देता हूँ, तो उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और माइक्रो के जो है कंप्लीट माइक्रो के नोट्स तैयार हैं, अगर किसी ने परचेज़ करने हैं तो उनका जो प्राइस है मात्र 40 रुपये रखा गया है, ओनली 40 रुपीज़। ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी पेमेंट करने के बाद, और आप उसके आप जो है निकलवा सकते हैं, फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह उसकी निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।